जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न साइंस सेक्शन में हमने अब तक कराए हैं वो सारे बहुविकल्पी प्रश्नों का एक साथ रिवीजन है और उसी पीपीटी को हमने साथ में इंक्लूड किया है जिसमें आपको जल्दी जल्दी कराने के लिए ऑलरेडी आंसर टिक हैं। सिर्फ आपको जल्दी जल्दी बोलते चलना है, हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बोलते चलेंगे, आप सिर्फ आंसर समझते चलेंगे और सीधा का सीधा बेनिफिट आपके एग्जाम में मिल जाएगा। यही क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे एग्जाम में। समझिए पहला प्रश्न, जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक थे। द्विनाम पद्धति के जनक के थे लीनियस। कौन थे? लीनियस थे। खाद्य श्रृंखला में प्रथम है, खाद्य श्रृंखला में कौन प्रथम है? हरे पौधे। कौन है खाद्य श्रृंखला में? हरे अपुष्पी पौधा है। प्रश्न नंबर 3 कहता है अपुष्पी पौधा है। अपुष्पी पौधा है सरसों, कुमुदनी, फर्न। तो अपुष्पी पौधा है कौन सा? फर्न। फर्न पर क्या नहीं लगते? पुष्प नहीं लगते। सरसों पर पुष्प लगते हैं, कुमुदनी पर पुष्प लगते हैं और सूरजमुखी पर भी पुष्प लगते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा कौन सा? फर्न। फर्न पर पुष्प नहीं लगते हैं भाई। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है? तो कैंडला है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है? एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। समझिए, उर्द पातज पदार्थ नहीं है, उर्द पातज पदार्थ नहीं है। नौसाधन नमक, आयोडीन, कपूर। तो नमक नहीं है। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl। मीथेन का क्या होता है? CH4। मीथेन का क्या होता है? CH4। समझिए, थर्मामीटर में पारा, थर्मामीटर बनाने में पारे का उपयोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? थर्मामीटर में पारे का यूज क्यों लेते हैं? ऑप्शन ए क्वथनांक अधिक होता है, बी ऑप्शन है यह चमकदार होता है, सी ऑप्शन है इसका वाष्प दाब कम होता है। तो तीनों ही ऑप्शन अपने आप में सही हो जाएंगे, तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। कोरोना रोग है, कोरोना रोग है। कोरोना रोग कैसा है? 6 रोग है, वंशानुक्रम है, संक्रामक है या असंक्रामक है? तो कोरोना रोग कैसा था? संक्रामक रोग था। कैसा था? संक्रामक रोग था। प्रश्न नंबर अगला है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। और 2 दिवस 3 और याद रखें, वो कौन कौन से? 22 अप्रैल, 22 मई, ये 2 और याद रखें। 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को मनाया जाता है वाटर दिवस और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। 3 दिवस ये याद रखेंगे, बिल्कुल एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है इन दिवस। प्रश्न अगला कहता है पुष्प का नरभाग निम्न में से कौन सा है? पुष्प का नरभाग निम्न में से कौन सा है? तो पुंकेसर नरभाग हो जाएगा, स्त्रीकेसर इसका जो स्त्री भाग है वो हो जाएगा। प्रश्न अगला समझिए, कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। एल्कीन उदाहरण है, एल्कीन उदाहरण है किसका? एथिलीन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एल्कीन उदाहरण है किसका? एथिलीन का उदाहरण है। समझिए, खमीर का उपयोग होता है, खमीर का उपयोग होता है, औषधि निर्माण में भी होता है खमीर का उपयोग, अल्कोहल बनाने में भी होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में भी होता है, उपयोग तो सभी में होता है, खमीर का उपयोग सभी में होता है। किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती? किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती? तो किससे नहीं बनती? बिंदु प्रकाश स्रोत से, बिंदु प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती। प्रश्न अगला समझिए, अभ्रक, अभ्रक का उपयोग किया जाता है, अभ्रक का उपयोग किया जाता है विद्युत में। किसमें? विद्युत में। तो रूबी क्या है? रूबी एक अभ्रक है। रूबी क्या है? अभ्रक है। रूबी, रूबी, रूबी क्या है? अभ्रक है। भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि है, भोजन संरक्षण की उपयुक्त विधि है, तो वो कौन सी है? आसवन विधि। आसवन विधि भोजन में कहाँ से आने लगी? बाष्पन विधि, बाष्पन विधि भी नहीं आती। निर्जलीकरण विधि हो सकती है, निर्जलीकरण विधि हो जाएगी। प्रश्न नंबर अगला समझिए, खान एवं खनिज अधिनियम पारित हुआ था। खान एवं खनिज अधिनियम पारित हुआ था कब? 1948 में। कब पारित हुआ था? 1948 में खान एवं खनिज अधिनियम पारित हुआ था। प्रश्न अगला समझिए, आप सोच रहे होंगे कि इसमें इरेगुलर प्रश्न आ रहे हैं, कभी कोई भी नंबर आ जा रहा है, कोई कभी भी नंबर आ जा रहा है। तो जितने भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस क्लासों में करा दिए हैं, उन्हीं प्रश्नों को फिर से पीपीटी के थ्रू लगा दिया है बस, और कुछ नहीं है। वह पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्पदर्शक। अब अल्प पारदर्शक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प पारदर्शक कहलाते हैं। आधुनिक रूप हैं ईंधन के, आधुनिक रूप हैं। क्या क्या रूप में? मिट्टी का तेल भी ईंधन का कार्य करता है, LPG भी ईंधन का रूप कार्य, ईंधन का कार्य करता है, लकड़ी भी ईंधन का कार्य करती है। तो प्रयुक्त तीनों ही किसका कार्य करते हैं? ईंधन का कार्य करते हैं। अब आपको बताना है कि LPG में गंध किसके कारण आती है? LPG में गंध किसके कारण आती है?
प्रश्न अगला समझिए, द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है, द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है क्या? वाष्पन। क्या कहलाती है? वाष्पन। और गैसों को द्रव में बदलने वाली कहलाती है संघनन। क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। द्रव को वाष्प में, गैस को द्रव में बदलने वाली क्या कहलाती है? संघनन। और द्रवों को वाष्प में बदलने वाली कहलाती है वाष्पन। अगला प्रश्न समझिए, मनोरंजन के साधन है, मनोरंजन के साधन है कंप्यूटर है, वीडियो गेम है, टेलीविज़न है, उपयुक्त सभी। तो वीडियो गेम भी मनोरंजन का साधन है, कंप्यूटर भी मनोरंजन का साधन है, और टेलीविज़न, तीनों ही अपने आप में सही है, यानी कि ऑप्शन डी अपने आप में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल वाष्प का द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है? जल वाष्प का द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है? वो है संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। यानी जल वाष्प यानी कि जो वाष्प है उसका द्रव में बदल जाना क्या कहलाएगा? संघनन। ये तो अभी हमने बताया था। है, दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक है वो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक है। समुद्री तल पर दाबमापी के पारे में ऊंचाई कितनी होती है? समुद्री तल पर दाबमापी के पारे में ऊंचाई कितनी होती है? तो 36 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 36 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न समझिए, पौधों में मूल रोम किस अंग में पाया जाता है? पौधों में मूल रोम किस अंग में पाया जाता है? वो है जड़। किस में पाया जाता है? जड़ में। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण लिखिए। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण लिखिए। उत्तोलक से प्रश्न आना है, समझिए। प्रथम प्रकार के उत्तोलक कौन कौन से? कैंची होता है, प्लास होता है, हैंडपंप होता है। और सेकंड प्रकार के उत्तोलक में क्या क्या आता है? सरोता आता है, नींबू निचोड़ने की मशीन आती है। ये भी याद रखना, ये कुछ पॉइंट याद रखनी। कैंची, प्लास, हैंडपंप ये प्रथम उत्तोलक में आते हैं, और सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन ये सेकंड उत्तोलक में आते हैं। थर्ड प्रकार का उत्तोलक में आता है चिमटा, पेचकस, नेल कटर, और किसान का जो हल होता है वो भी किस में आता है? तीसरे प्रकार के उत्तोलक में। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है सरोता द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, नेल कटर तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, सीढ़ी कोई उत्तोलक नहीं है, हैंडपंप अपने आप में प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। प्रश्न समझिए, अवशोषी अंग होते हैं, अवशोषी अंग होते हैं अनावश्यक। अवशोषी अंग कैसे होते हैं? अनावश्यक होते हैं। अवशोषी अंग कैसे होते हैं? अनावश्यक होते हैं। सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में यूज होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर आग बुझाने के काम आती है। बाहरी कर्ण खाली जगह का नाम का बना होता है? उपास्थि का। किसका बाहरी कर्ण बना होता है? उपास्थि का। प्रश्न नंबर अगला समझिए, नवीकरणीय संपदा है, नवीकरणीय संपदा है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, पानी, मृदा। ये नवीकरणीय है। कैसी नवीकरणीय संपदा है? मृदा, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है? नवीकरणीय संपदा है। और जो अनवीकरणीय संपदा कौन सी है? कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, यानी कि ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन मार्कोनी, अटोन ने, एडिशन ने तो बल्ब का किया था। विलियम रॉडजेन ने किसका किया था? एक्सरे का आविष्कार किया। विलियम रॉडजेन ने किसका किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न समझते हैं, निम्नलिखित यातायात के साधन में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? तो साइकिल। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है क्या? साइकिल है। यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अहम भूमिका निभाने वाली कौन सा यातायात साधन था? वो साइकिल था, क्योंकि जब हमारा पहला परीक्षण हुआ था तो साइकिल की ही हेल्प ली थी, जिस पर रखकर जो भी सामान था वो ले जाया गया था, पहुंचाया गया था। प्रश्न अगला समझते हैं, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को कहते हैं? कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को कहते हैं श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन ने स्टार्ट की थी। हरित क्रांति भारत में स्वामीनाथन ने की थी, लेकिन विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग ने स्टार्ट की थी। और श्वेत क्रांति का जो मेन पर्पस था वो दुग्ध उत्पादन में बढ़ावा देना था। तो कृषि उपज में आशातीत वृद्धि कहते हैं हरित क्रांति को। किसको? हरित क्रांति, क्योंकि कृषि से रिलेटेड ही थी हरित क्रांति। और श्वेत क्रांति किससे थी? दूध से। तो दूध वाला तो आंसर होगा नहीं करेक्ट, इसीलिए हम करेक्ट आंसर लगाएंगे हरित क्रांति को। मनुष्य जीव सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है, जो पेचिस जैसे रोग उत्पन्न करता है। यानी कि सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है, जो पेचिस जैसे रोग उत्पन्न करता है। वो कौन करता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका
ये पाया जाता है आंत में चिपका हुआ परजीवी जो रोग उत्पन्न करता है पैचिस। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? पैचिस उत्पन्न करता है। कुम्हार के चाक की गति होती है, कुम्हार के चाक की गति कैसी होती है? तो कुम्हार के चाक की गति होती है घूर्णन गति। कैसी गति होती है? घूर्णन गति होती है कुम्हार के चाक की। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह बताया किसने? आइजैक न्यूटन ने बताया। न्यूटन के 3 नियम थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, 3 नियम। समझिए, तीसरा नियम कहलाता है एक्शन रिएक्शन। कौन सा? एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। और कौन सा नियम था? तृतीय नियम था। कौन सा नियम? तृतीय। अंतिम 3 प्रश्नों को समझते हैं जो कि आपके लिए बहुत सरल हैं और इन्हीं बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपको 110% 4 to 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन्हीं बहुविकल्पी प्रश्नों में से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप देख लेना, आप कल के एग्जाम में देख लेना, यहीं से प्रश्न मिल जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसको? कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। लेकिन दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम दूर दृष्टि दोष का उपयोग करते हैं। और गाड़ी का जो साइड वाला मिरर होता है उसके लिए हम उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का। लेकिन गाड़ियों के हेडलाइट होते हैं उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कैसा? अवतल दर्पण। जरा दृष्टि वैसा दोष होता है। आपसे पूछा जाए जरा दृष्टि दोष कैसा दोष है, तो जरा दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसमें ना तो नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसे ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के निवारण हेतु उत्तल व अवतल दोनों से निर्मित लेंस का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न अगला समझिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए? उत्तल लेंस का प्रयोग तो करते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए, तो निकट दृष्टि दोष के लिए तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। यानी कि ये प्रश्न अभी हमने पहले डिस्कस किया है, वही फिर से आ गया है, इसको छोड़ो। प्रश्न लास्ट इस क्लास का हम समझते हैं, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। यानी कि जो चना मटर इत्यादि की जड़ों की गांठों में पाया जाता है वो है राइजोबियम। क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। इन्हीं प्रश्नों में से आपको आपके कल के एग्जाम में मिल जाएंगे क्वेश्चन, गारंटी है। 1-2 बार अच्छे से समझ लीजिए क्लास को।